आ गए हैं हम फिर से फिजिक्स के सबसे वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर पे, एटम्स। कैसे एंशियंट टाइम्स में बोलते थे लोग इसे परमाणु, फिर आया डाल्टन जिन्होंने बोला ये है सॉलिड बोल, फिर आते हैं थॉमसन जिन्होंने बोला अरे नहीं ये तो प्लम पुडिंग है, फिर रदरफोर्ड जिन्होंने तो अपने एक्सपेरिमेंट से ब्लास्ट ही कर दिया, और फाइनली बोर आके बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन भी डिसिप्लिन फॉलो करता है। कौन सा डिसिप्लिन, ये हम अभी चैप्टर में देखने वाले हैं। तो एटम्स ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, आपको मार्क्स में मिल जाएंगे और सबसे आसान भी है। यहाँ हम एनर्जी लेवल्स, स्पेक्ट्रा, स्टेबिलिटी, सारा आपकी मॉडर्न फिजिक्स का फाउंडेशन बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके एटम्स चैप्टर को पूरा डिटेल में। नाम है LVDD, सुन लो मेरी बात। नीट हो या जी, टेंशन का ना नाम, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ले लो फुल आराम। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो बाय द 19th सेंचुरी क्या हुआ, यहाँ पर एटॉमिक हाइपोथेसिस आने लगी, यानी एटॉमिक एटम्स वगैरह के बारे में हाइपोथेसिस इन द सेंस ऐसे अनुमान लगाने लगे। तो इन 1897 एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस के थ्रू क्या हुआ, एक इंग्लिश फिजिसिस्ट दैट इज जे थॉमसन ने रिवील किया कि किस तरीके से एटम का स्ट्रक्चर होगा। इन्होंने क्या बताया कि एटम ना पूरा एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, गोला है एक पॉजिटिव चार्ज का, जिसके ऊपर ऐसे नेगेटिव चार्ज ना उसके ऊपर ऐसे बैठे हुए हैं। और उसके साथ इन्होंने और क्या बताया कि यहाँ जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, यानी कि मान लीजिए कोई ये दूसरे एलिमेंट का एटम है, ये दूसरे एलिमेंट का एटम है, लेकिन यहाँ पर जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन होगा और इस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम ही होगा, ये इन्होंने बताया आइडेंटिकल होगा। ठीक है। हाउएवर जो एटम्स होते हैं वो होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी कि जितने नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो एटम जो होता है ना वो पूरा आपका न्यूट्रल होता है, ये किसने बताया, जे थॉमसन ने बताया। इसीलिए एक एटम को क्या होना चाहिए, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज होने चाहिए, तभी तो वो न्यूट्रल एटम होगा। तो सबसे पहला मॉडल जो एटम का था वो किन्होंने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था, 1898 में दिया था। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज, एक एटम का पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना वो पूरे जगह होता है, और नेगेटिव जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स उस पे एम्बेडेड होते हैं, यानी पूरा पॉजिटिव होता है और उस पे नेगेटिव चार्ज ऐसे ऐसे एम्बेडेड होता है। ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, वाटरमेलन या फिर प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। प्लम पुडिंग यानी कि खीर जो होता है ना, प्लम पुडिंग जैसे कि केक्स वगैरह होते हैं, प्लम केक्स होते हैं, उसमें कैसा होता है, केक होता है उसके अंदर छोटे छोटे प्लम्स डले होते हैं, जैसे आपको वाटरमेलन से इजीली समझ आ जाएगा। इन्होंने क्या बोला कि सारा ये सब क्या है, जो रेड पार्ट है दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और उस पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इसके बीज है ना, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उस पर एम्बेडेड है, ये किन्होंने बताया, प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। फर्स्ट एटम का मॉडल दैट इज जे थॉमसन ने 1898 में दिया था। नाउ यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी कुछ पैराग्राफ मेंशन करती है, मैं एक बार आपको पढ़ा देना चाहती हूँ ताकि एक बार आपको नजर में रहे कि एक्चुअली ये क्या कहता है। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि जो कंडेंस्ड मैटर होता है दैट इज सॉलिड और लिक्विड, और जो डेंस गैस होते हैं वो सारे टेम्परेचर पे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालते हैं अपने अंदर से, जो कि एक कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कुछ वेवलेंथ्स का होता है, यानी कि जो ये रेडिएशन निकालते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये कुछ वेवलेंथ का होता है और इनमें इंटेंसिटी अलग अलग होती है। तो ये जो रेडिएशन होता है ना इसको कंसीडर किया जाता है कि क्यों होता है ये रेडिएशन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ होती है ऑसिलेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स जब ऑसिलेट करते हैं ना तो ऑसिलेशन के कारण ही यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जिससे कि कुछ वेवलेंथ्स रिलीज होती है और डिफरेंट इंटेंसिटी की आपको रेडिएशन देखने को मिलेगी। कंक्लूजन निकला था कि रेडिएशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द ऑसिलेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा ऑपोजिट क्या देखा गया कि जो किसी रेयरिफाइड गैस को जब हम फ्लेम में या फिर इलेक्ट्रिकली एक्साइट करते हैं किसी ग्लो ट्यूब में, तो क्या देखने को मिला है कि यहाँ पर जो आपके एटम्स होते हैं वो तो दूर दूर है, जब दूर दूर है तो फिर कैसे हो रही है, ये बेसिकली होती है कि वो खुद से ही कुछ एमिट कर रहा होगा, यानी एटम खुद में से ही कुछ एमिट कर रहा होगा, इंटरैक्शन के कारण एमिशन नहीं हो रही है। तो फिर आती है अर्ली 19th सेंचुरी, जहां पर कुछ ईच एलिमेंट को ना कुछ बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन से एसोसिएट किया गया था। जैसे हाइड्रोजन था, उसको हमेशा सेट ऑफ लाइन जिनकी फिक्स्ड रिलेटिव पोजीशन बिटवीन द लाइंस होती है ना, उनको वो दिया गया था हाइड्रोजन के लिए। तो इससे क्या पता चला आपको, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में अच्छा रिलेशनशिप पता चल गया, और क्या स्पेक्ट्रम है आपका रेडिएशन जो एमिट होता है इससे। फिर 1885 में जॉन जैकब बाल्मर आते हैं और यहाँ पर ऑब्टेन्ड अ सिंपल एम्पेरिकल फॉर्मूला, इन्होंने एक सिंपल एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला जिससे कि यहाँ आपको पता चली वेवलेंथ ऑफ ग्रुप ऑफ लाइंस एमिटेड बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो ग्रुप ऑफ लाइंस निकालता है ना, जो एमिट करता
करता है उसकी वेवलेंथ पता चली। इसीलिए सिंस हाइड्रोजन जो है वो सबसे सिंपलेस्ट है एलिमेंट में, इसलिए हम जो इसी के स्पेक्ट्रम को और डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ा दी है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज आती है अगेन, दैट इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड, दैट इज 1871 से 1937 तक जो थे, इन्होंने एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन एटॉमिक मॉडल के लिए दी थी। ये जो रदरफोर्ड थे ये जे थॉमसन के ही एक स्टूडेंट थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के द्वारा जो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं ना, उनको स्टडी किया। तो यहाँ 1906 में एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो मैं आपको भी दिखाऊंगी भी कैसा होता है, वो करके इन्होंने देखा है। और बाद में लेटर परफॉर्म्ड अराउंड 1911 जब हैंस गाइगर ने फिर जब बाद में परफॉर्म किया, और फिर अर्नेस्ट मार्सन ने बाद में परफॉर्म किया, जो कि बेसिकली 20 साल के इनके स्टूडेंट थे। तो यहाँ पर इन्होंने रदरफोर्ड ने दिया प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, यानी एटम को जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं ना, वैसा एक प्लैनेटरी मॉडल आपके रदरफोर्ड भाई साहब ने दिया, एंड ऑल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, और इसी को न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है। इनके अनुसार क्या इन्होंने बोला रदरफोर्ड ने कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ जो एटम होता है वो एक स्मॉल वॉल्यूम में ही है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। यानी इन्होंने बताया कि आपका सबसे ज्यादा मास, मोस्ट ऑफ द मास जो है वो बीच में न्यूक्लियस में ही होता है, और न्यूक्लियस में ही आपका पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, और इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये इन्होंने बताया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड ने बताया। लेकिन यहाँ पर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि क्यों एटम्स जो होते हैं वो एमिट लाइट ऑफ ओनली डिस्क्रीट वेवलेंथ के ही क्यों लाइट वगैरह एमिट करते हैं, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो अभी के लिए बस इतना आपने जान लिया कि किस तरीके से स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बताया गया था। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में थोड़ी सी यहाँ जानकारी गिवन है, मैं एक बार पढ़ा देना चाहती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली सारा थ्योरी वाला पार्ट है, तो क्यों नहीं पढ़ के जाए भाई, एक बार दिमाग में रह जाएगा। तो न्यूजीलैंड में इनका जन्म हुआ था। ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जो कि इन्होंने रेडियो एक्टिव रेडिएशन वगैरह पे वर्क किया था। इन्होंने अल्फा रेज हो गया, बीटा रेज हो गया, इस सबको डिस्कवर किया था। यहाँ पर उन्होंने फेडरिक सॉडी के साथ मिलकर एक मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी भी निकाली थी। इन्होंने स्टडी की थी इमेनेशन ऑफ थोरियम हो गया, और न्यू नोबल गैसेज हो गया, आइसोटोप ऑफ रेडॉन हो गया, और नाउ नोन एज थोरॉन जो इसको कहते हैं, ये सब की खोज इन्होंने ही की थी। अब ये जो अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था मेटल फॉयल के थ्रू जो की थी इन्होंने, एटॉमिक जो न्यूक्लियस हो गया, ये प्लैनेटरी मॉडल वगैरह भी इन्होंने ही प्रपोज किया था। ऑल्सो इन्होंने एस्टिमेट किया था कि न्यूक्लियस का अप्रोक्सीमेट साइज क्या है, ये भी इन्होंने अप्रोक्सीमेशन में निकाला था। तो क्या है ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बताने के लिए किया था। तो जो गीगर एंड मार्सन थे, इन्होंने इन दोनों को इन्होंने बोला कि रदरफोर्ड ने बोला कि चाहिए आप दोनों पहले एक्सपेरिमेंट करिए। तो आपकी एनसीईआरटी ये डायग्राम देती है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक जगह सोर्स है, सोर्स जहां से अल्फा पार्टिकल निकलेगी। ओके, नाउ ये अल्फा पार्टिकल कहाँ जा रही है, ये है हमारा स्क्रीन, और ये है एक पतली सी गोल्ड फॉइल, और गोल्ड फॉइल के बाद ये स्कैटरिंग हो रही है, तो इसलिए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो इसमें क्या देखा गया, अब बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में था क्या ना कि यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, ठीक है। मैं इसको और अच्छे से और भी बहुत सारे डायग्राम लाई हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो सोर्स से ना जो रेज होती हैं वो एमिट की गई है, ठीक है। नाउ यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर हमने हीलियम का न्यूक्लियस लिया है, और यहाँ पर हमने एक बहुत ही थिन सी गोल्ड फॉइल लगाई रखी है। तो हीलियम के न्यूक्लियस को, जिसको अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं, वो जो है वो इस थिन से गोल्ड फॉइल पे बॉम्बार्ड किया गया है, इस पे ऐसे ऐसे रेज अल्फा पार्टिकल्स गिर रही हैं। तो क्या देखा गया कि आपका गोल्ड फॉइल है ना, इससे ये अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद 3 सर्कमस्टांस होते हैं। पहला जो अल्फा पार्टिकल है, या तो ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल अनडिविएटेड सीधा 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 निकल जा रहा है। दूसरा सर्कमस्टांस ये हो रहा है कि कुछ एंगल से डिविएट कर जा रहा है। तीसरा सर्कमस्टांस ये हो रहा है कि पूरा, जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से रे आई और इससे टकरा के बिल्कुल पीछे चली गई, तो ये हो गया तीसरा सर्कमस्टांस। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चल रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर ZnS की एक स्क्रीन लगी हुई है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी है, तो जब भी अल्फा का पार्टिकल इससे टकरा रहा है तो क्या हो रहा है, चमक रहा है। तो उसी से ये बेसिकली पता चल रहा है कि क्या ये सीधा ही क्रॉस कर गई, या फिर कुछ एंगल से डिविएट की, या फिर बिल्कुल ही पीछे की तरफ पलट गई। तो ये हो गए वो 3 सर्कमस्टांस, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमने हीलियम का ही न्यूक्लियस क्यों लिया, क्योंकि आपका हीलियम का न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल होता है, ऊपर से ये अनरिएक्टिव होता है, इसलिए
इसीलिए हमने लिया है। और यहाँ पर आपने ये गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया, तो गोल्ड फॉइल इसीलिए लिया गया है क्योंकि इसका एटॉमिक साइज बड़ा होता है गोल्ड का, जिससे क्या होगा इसको ज़्यादा, मतलब गोल्ड का जो एटॉमिक साइज है उस पर जब बॉम्बार्ड किया जाएगा तो ज़्यादा इसको एरिया मिलेगा, इसके लिए साइज बड़ा है। ऊपर से गोल्ड आपका नोबल मेटल होता है इसलिए भी, और भी रीज़न है कि इसको बहुत पतली, ये मेलिएबल होता है, ये बहुत पतली थिन शीट्स में आप इसको कर सकते हैं, इसलिए गोल्ड लिया गया है। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी पढ़ा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर गीगर और मार्टसन को ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए कहा गया, जहाँ अल्फा पार्टिकल को, इसी के लिए तो इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है। यहाँ पर क्या थी, जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगा रखी थी, जिससे क्या हो रही थी, जब भी यहाँ पर रेज इस पर टकरा रही थी तो चमक रहा था, तो उसी से हमें पता चल रहा है। यहाँ पर जो बीम थी वो कितने की थी, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपकी अल्फा पार्टिकल्स थी। ठीक है, कहाँ से, एक BI रेडियो एक्टिव सोर्स से निकाला गया था अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के ऊपर। ठीक है, ये गोल्ड फॉइल की थिकनेस कितनी थी, तो 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर की थिकनेस थी। इस गोल्ड फॉइल कितना थिक था, कितना ही आप सोच सकते हैं, बहुत पतली सी गोल्ड फॉइल थी। यहाँ पर क्या था, एक और चीज़ कि जिंक सल्फाइड की यहाँ कोटिंग थी, तो जब भी रे टकरा रही थी तो यहाँ पर चमक रहा था, जिससे फ्लैशेस, आपको लाइट फ्लैशेस देखने को मिल रहे थे। अल्फा पार्टिकल क्या है आपका, हीलियम के प्रोटॉन को कहते हैं। जब आप हीलियम जो है, हीलियम में क्या होता है, हीलियम H22 होता है, यानी कि यहाँ क्या होता है, जब आप हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो ये क्या होता है, हीलियम 2+ होता है, यानी कि आपके सिर्फ प्रोटॉन होते हैं, बचते हैं, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स तो निकाल दिया और इसमें न्यूट्रॉन्स होते नहीं है, इसीलिए ये सिर्फ प्रोटॉन बचता है। और जब आपने प्रोटॉन को इस पर मारा तो ये कुछ आपको एक्सपेरिमेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो सबसे पहला कंक्लूजन क्या किया गया कि आपका जो एटम है वो मोस्टली एम्प्टी है, तभी तो मोस्ट ऑफ द लाइंस जो है वो अनडिविएटेड बिल्कुल सीधे सीधे पास कर गई। दूसरा ये बोला गया कि बीच में ना कुछ तो ऐसा डेंस पॉजिटिव चीज है, क्योंकि जब यहाँ से प्रोटॉन गया, यानी अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम का प्रोटॉन ही तो है, जब हीलियम का प्रोटॉन इससे गया तो ये पॉजिटिव ने इसको ऐसे रिपेल किया कि ये बिल्कुल देख सकते हैं मोर देन सकते कुछ ज्यादा ही एंगल पे वापस आ गया, यानी कि कुछ तो यहाँ बीच में रिपेल करने वाली चीज प्रेजेंट है। और अगर रे इससे ऐसे हो रही है तो इधर हो रही है, लेकिन अगर बीच में बिल्कुल लग रही है तो बिल्कुल पीछे ही डिविएट हो जा रही है। तो ये कुछ अनकंक्लूजन्स देखने को मिले हैं, एनसीईआरटी पढ़ा देती हूँ। तो टारगेट एटम जो है वो क्या बोला गया है कि बहुत ही डेंस कुछ बीच में बैठा हुआ है, जिसको न्यूक्लियस कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल है वो कोई भी कोलिजन सफर नहीं करते हैं, यानी कि बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे के सारे रेज जो है वो बिल्कुल सीधा अनडिविएटेड पास कर गए, यानी कि बीच पूरा खाली है, आपका एटम मोस्टली खाली है, कोई कोलिजन्स नहीं हुए हैं। सिर्फ 0.14% जो अल्फा पार्टिकल है वो 1 डिग्री से ज़्यादा का फोल्ड आया है, और अबाउट 1 इन 8,000 में से सिर्फ एक ही रे जो है वो 90 से ज़्यादा डिविएट हो गई, यानी गई और बिल्कुल 90 से ज़्यादा के एंगल से डिविएट हो गई, 8,000 में से सिर्फ एक रे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच में कुछ ज़्यादा ही रिपल्सिव फोर्स होगा, एक सेंटर पे कुछ ज़्यादा, कुछ तो चीज़ है जो सेंटर पे टाइटली कंसंट्रेटेड होगा। इसी से न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है, कौन करते हैं, रदरफोर्ड करते हैं। यहाँ आपका एक ग्राफ भी गिवन है, किस तरीके से स्कैटरिंग एंगल डिग्रीज में गिवन है, और कितने आपके पार्टिकल्स डिटेक्ट हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ एंगल बढ़ रहा है वो बेसिकली उतने आपको पार्टिकल्स दिखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज तो ये ग्राफ क्या दिखाता है कि ज़्यादा एंगल से जो डिविएशन है उसमें आपको कम पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, यानी बहुत ज़्यादा ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी जो बेसिकली स्कैटरिंग एंगल जो है ना वो कम है, और जिनकी ज़्यादा है वो ज़्यादा उतने पार्टिकल्स नहीं है, यही वो दिखा रहा है। ठीक है, नाउ यहाँ पर क्या बोला गया है कि एटम्स आर कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस विद द इलेक्ट्रॉन्स सम डिस्टेंस अवे, यानी बोला गया कि आपका जो बेसिकली बीच में ये एटम है तो बीच में कुछ तो कंसंट्रेटेड है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इससे दूर है। ठीक है, ये बताया गया है। और यहाँ पर आपके एटम के साइज और न्यूक्लियस के साइज को बताया गया, क्या बताया गया कि एटम का जो साइज है ना वो बहुत ज़्यादा है, और उसके कंपैरेटिवली न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल है। ऐसा कंपैरिजन में अगर देखा जाए ना, तो अगर एटम पूरा क्लासरूम है तो न्यूक्लियस उस क्लासरूम के अंदर बस एक पेन की निब है, इतनी सी न्यूक्लियस है एटम के अंदर, ये साइज बताया गया है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या बोला गया, 10⁻⁻15 मीटर बोला गया है, से लेके 10⁻⁻14 मीटर तक। और काइनेटिक थ्योरी से क्या बताया गया कि एटम जो है वो कितना है, 10⁻12 से 10⁻10 मीटर तक का होता है। तो आप देख सकते हैं 10,000 से 1,00,000 टाइम्स लार्जर साइज होता है आपके एटम का आपके न्यूक्लियस से, यानी न्यूक्लियस एटम में छोटा सा बीच में कंसंट्रेटेड होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं वो भी न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस पे होते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया कि एटम तो मोस्टली आपका एम्प्टी ही है। यहाँ पर जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं, और ये जो है बेसिकली अफेक्ट नहीं किए अल्फा पार्टिकल को, यानी कि यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन थे, आप बोलेंगे कि क्या होता अगर ये रेज इलेक्ट्रॉन से भी तो टकरा सकती थी,
तो ये इलेक्ट्रॉन उतना इफेक्ट नहीं करते हैं। मेन आपको डिविएशन कहाँ देखने को मिला था, न्यूक्लियस से डिविएशन देखने को मिला था, वरना बिल्कुल सारी रेस तो बिल्कुल सीधे ही चली गई थी। तो ये हो गए कुछ रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज आती जाती है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, जिसको आर नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए ये था हमारा एटम, एटम के बीच में है हमारा न्यूक्लियस। अब यहाँ पर आपका जो अल्फा पार्टिकल है वो गया कुछ वेलोसिटी से। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियस रहेगा ये इसको दूर भगाएगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो क्या होगा, एट कुछ पॉइंट, कुछ दूरी पे, इससे इस न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस पे ये वापस मुड़ जाएगा। ये जो कुछ डिस्टेंस पे ये जो वापस मुड़ गया ना, ये जो डिस्टेंस है इसी को आर नॉट यानी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कहते हैं। यानी आपका अल्फा पार्टिकल आपके न्यूक्लियस से कितनी क्लोजेस्ट, क्या कितनी दूरी तक आया और फिर मुड़ गया, ठीक है। तो इसका ये डेरिवेशन आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है, यहाँ आर नॉट का आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से, क्या मिनिमम डिस्टेंस है जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है और ये वापस से अपने पाथ पे वापस आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अनुसार एनर्जी 1 जो है वो इक्वल होती है एनर्जी 2 के, यानी यहाँ जो एनर्जी थी इस पार्टिकल की वो यहाँ इस वाले एनर्जी के बिल्कुल इक्वल होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसकी एनर्जी होगी पार्टिकल की वो क्या होगी, पोटेंशियल प्लस में काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ जो होगी वो भी कितनी होगी, पोटेंशियल प्लस में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल 1, ये वाले पॉइंट को हम 1 पॉइंट मान रहे हैं और इस वाले पॉइंट को 2 पॉइंट मान रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी 2 प्लस में काइनेटिक एनर्जी 2 के, ठीक है। इस पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्योंकि कुछ वेलोसिटी से आ रहा है यानी काइनेटिक एनर्जी तो है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और हम क्या लेंगे यहाँ पर v नॉट का स्क्वायर लेने वाले हैं, बिकॉज हमने कुछ v नॉट दिया है, इसलिए हाफ mv नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट पे बात करते हैं। तो इस पॉइंट पे क्या होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है जहाँ वेलोसिटी बिकम्स 0, यानी ये जिस वेलोसिटी से आ रहा था इस पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, यानी एट दिस पॉइंट वेलोसिटी 0 हो गई, यानी काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 हो गई है। लेकिन इसमें अब कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गया, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, के Q1 Q2 बाई आर, तो इसीलिए यहाँ लिख दिया। अब ये जो 0 है ये दोनों तो हट जाएगा, ये दोनों बच गया है, इक्वल है। तो यहाँ पर आपका Q1 क्या है और Q2 क्या है, यहाँ ये है आपका Q1, ये है आपका Q2। आपका Q2 क्या है, ZE होगा, और आपका Q1 क्या है वो 2E है, ठीक है। और R क्या है, आपको R तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालना है, तो R ये है, R नॉट आप लिखेंगे। फिर यहाँ R नॉट को आप इस तरफ ले जाएंगे और ये सब जो है वो इधर इस तरफ ले आएंगे, तो आपको कुछ इस तरीके की चीज दिखने को मिलेगी, और आपको फाइनल आंसर क्या देखने को मिलेगा कि R नॉट यानी आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होता है 4k ZE² डिवाइडेड बाई mv नॉट का स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, 2k ZE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई E भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके R नॉट यानी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितना है, इसका फॉर्मूला पूरा आपको डेरिवेशन मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर जो आपका रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, इसमें क्या ड्रॉबैक था, तो ड्रॉबैक ये था कि सबसे पहले यहाँ इन्होंने क्या बताया रदरफोर्ड ने, कि आपका बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गोल 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 चक्कर लगाते रहते हैं। ड्रॉबैक ये था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बेसिकली ये कहा गया कि ठीक है चक्कर लगाया जाता है, सेंट्रीपिटल नेचर में चक्कर लगाया जाता है, लेकिन क्योंकि जब ये गोल 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 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते जाएगा तो इससे क्या होगा, ये तो रेडिएशन एमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, और अगर ये रेडिएशन एमिट करने वाला है तो क्या होगा, इसकी धीरे 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 एनर्जी कम होते जाएगी और ये तो आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा एक स्पाइरल फॉर्म में, और ये बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए फिर रदरफोर्ड। और दूसरा ये है कि क्योंकि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन स्पाइरल इनवर्ड्स आ रहे हैं इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एमिटेड भी चेंज होगी, इसलिए ये एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम शो करेंगे, जो कि ऐसा होता नहीं है। तो ये है कुछ ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये है वो ड्रॉबैक। तो अब इस ड्रॉबैक को एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं बोहर। बोहर जो ये बेसिकली एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया किस तरीके से हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे पूरा आपको देखने को मिलने वाला है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको यहाँ कॉन्सेप्ट्स तो समझ आ रहे होंगे, मगर यहाँ पर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी होती है। तो इस वीडियो के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अगर मैं बेस्ट बुक बोलूं तो सिर्फ मेरी ही नहीं, टॉपर्स की पसंद ओजवाल बुक्स अब आपको मिलने वाला है अप टू 30% के डिस्काउंट के साथ। अगर आप मेरा अभी दीदी 10 कूपन कोड यूज करेंगे तो इस बुक में
क्या क्या आपको मिलने वाला है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल मिल जाएंगे जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं आपके एग्जाम्स में, प्रेडिक्टिव टेंड एनालिसिस हो जाता है, ऑन टिप नोट्स भी है, माइंड मैप भी मिल जाएंगे, सॉल्व सैंपल पेपर्स मिलने वाले हैं, हाई स्कोरिंग चीट शीट मिलेगी और प्रैक्टिस पेपर तो मिलने ही वाली है। और अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो उसके लिए भी सेम अभी दीदी 10 यूज करेंगे कोड, तो आपको मिल जाएगा लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल, रिवीजन नोट्स, माइंड मैप, ट्रेंड एनालिसिस, सॉल्व, पीवाईक्यू प्रेडिक्टेड पेपर, सेल्फ असेसमेंट पेपर सब मिल जाने वाला है। तो ओजवाल बुक्स इज बेस्ट फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस वीडियो का वन शॉट देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, आज ही ऑर्डर कर ले और 2-3 दिन में घर आ जाएगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर ले। चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो नील्स बोर जो है ना, उन्होंने स्टडी की रदरफोर्ड के ये सारे मॉडल को कुछ मंथ्स तक 1912 में, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है कि ये जब गोल गोल घूमेगा तो कुछ ईएम वेव्स को रेडिएट करेगा, ये सब एटॉमिक स्केल पे आके अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, यहाँ इन्होंने क्लासिकल और अर्ली क्वांटम कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके एक थ्योरी दी, 3 पोस्टुलेट दिया इन्होंने, ठीक है, बोर्ड ने दिया। यहाँ पोस्टुलेट का मतलब ये है कि हाँ, इन्होंने कुछ सही ही चीज़ें दी हैं मगर इसका इनके पास प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो 3 क्या चीजें दी। सबसे पहली चीज इन्होंने बोला कि आप जो ये बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये ईएम वेव्स को रेडिएट करेगा और धीरे धीरे ये तो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो एक एटम में होते हैं वो अपने स्टेबल ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते हैं, ये कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, कॉन्ट्रेरी टू द प्रेडिक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है जो कहती है कि अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा तो वो ईएम वेव्स रेडिएट करेगा और वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स अपने स्टेबल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं। ईच पॉसिबल स्टेट जो होती है इनकी टोटल एनर्जी होती है और ये स्टेशनरी स्टेट ऑफ द एटम इन्हीं को कहा जाता है। ये पहला पोस्टुलेट था। दूसरा पोस्टुलेट इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में, जिनका कुछ एंगुलर मोमेंटम होता है, क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम होता है, इंटीग्रल मल्टीपल्स में होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने बोला L = mvr, जिसको क्या बोलते हैं NH/2π बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि अगर ये है आपका एक न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अराउंड पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट की अलग एनर्जी है, इस ऑर्बिट की अलग एनर्जी है, इस ऑर्बिट की अलग एनर्जी है, तो इस ऑर्बिट को मान लीजिए n = 1 है, ये दूसरी ऑर्बिट है, n = 2 है, ये तीसरी ऑर्बिट है, n = 3 है, तो ये वाले शेल को L शेल बोला गया, इसको L शेल बोला गया, इसको M शेल बोला गया तीसरे वाले को। वही ये कह रहे हैं कि NH/2π यानी कि हर शेल का n आप जब 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो एक पर्टिकुलर आपको एंगुलर मोमेंटम भी देखने को मिलता है। और यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट, ये h क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू क्या होती है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकंड होती है। ये इन्होंने बताया कि किस तरीके से एंगुलर मोमेंटम कुछ इंटीग्रल मल्टीपल्स में पाया जाता है h/2π के n टाइम्स, अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट लेंगे, सेकंड या थर्ड ऑर्बिट लेंगे, इस तरीके से होता है। थर्ड पोस्टुलेट ये बोला गया है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो अपने ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे आ सकते हैं या नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर जा सकते हैं अगर उन्हें सफिशिएंट एनर्जी अगर उन्होंने ली या फिर एमिट कर दी। तो यहीं ये लिखा है नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स टू अनदर लोअर ऑर्बिट, अगर उन्हें आना रहेगा तो एनर्जी रेडिएट करके वो नीचे के ऑर्बिट में आ जाएंगे। और फोटोन इज एमिटेड हैविंग एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेजेस। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन जो होता है वो कैसे गिवन होता है, h nu = E इनिशियल माइनस E फाइनल। यानी मान लीजिए ये है आपका एक ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसको इस ऑर्बिट में आना है, तो प्रॉपर जो एनर्जी गैप है ये उतनी एनर्जी अगर रेडिएट कर देगा तो वो नीचे वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। तो E इनिशियल माइनस में E फाइनल वही होती है आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी आपकी बेसिकली फोटोन एमिट कर रहा है। ई इनिशियल और ई फाइनल क्या है, इनिशियल और फाइनल स्टेजेस की जो एनर्जी होती है, यहाँ पर जो ई इनिशियल होगा वो ज़्यादा होगा आपके ई फाइनल से, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि ये ज़्यादा था तभी तो ये नीचे ऑर्बिट में आ रहा है। अगर ये वाले को ऊपर जाना होता तो ये क्या करता, एनर्जी अगर इसको कोई देगा तभी ये ऊपर जाएगा, है ना। अगर यहाँ नीचे से ऊपर जाना तो एनर्जी लेना पड़ेगा और ऊपर से अगर नीचे आना है तो एनर्जी दे के आना पड़ेगा, ठीक है, ये बताया गया। अब बोर मॉडल का ना कुछ कैलकुलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आज हम देखने वाले रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी निकाली बोर्ड ने। ये सब इन्होंने बेसिकली हाइड्रोजन एटम पे ही देखा है और ये अभी हम देखते हैं। सबसे पहले रेडियस देखते हैं कैसे इन्होंने निकाला। तो रेडियस, तो यहाँ क्या है हमें पता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो इनके बीच में कुछ रेडियस तो होता होगा, हाँ रेडियस होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन को कुछ F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ये जो है आपका खींच रहा होता है, कुलम्ब फोर्स से, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो
आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो इक्वल होगा आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, kq1q2/r² होता है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ देखिए E और E है, E क्या हो जाएगा आपका, E² हो जाएगा, Z है, K है हम, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, mv² जो है वो इस तरफ आएगा तो mv² हो गया, और ये जो आपका r है वो r इस तरफ चला जाएगा, तो ये तो क्या होगा आपका, ये r यहाँ रहेगा, r² तो एक r और एक इसका कट जाएगा तो सिर्फ r बचेगा, तो r = kZe²/mv² हो जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन निकल गया, ठीक है। अब बोर का पोस्टुलेट याद करिए, जो सेकंड पोस्टुलेट था उसमें क्या बताया था, L = mvr बताए थे, जो इक्वल होता है आपका NH/2π के। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, v चाहिए, तो v आप यहाँ रख लेंगे और m और जो r है उसको इस तरफ भेज देंगे, तो आपको ये एक फॉर्मूला मिल जाएगा, ये दूसरा फॉर्मूला मिल गया। अब यहाँ पर जो आपकी v है, इस वाले वैल्यू, ये जो v की वैल्यू है आप इस वाले फॉर्मूला में पुट करने वाले हैं, तो पुटिंग 2 in 1 आपको यहाँ पर जब आप v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आप ये कैलकुलेशंस करेंगे, तब आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो r0 यहाँ निकला था, आपको यहाँ मैंने r0 की वैल्यू निकालवाई थी ना, ये r0 की यहाँ देखने को मिलेगी, ये है आपकी r0 की वैल्यू। तो ये जो आपकी r0 हो गई, अब आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, r0 लिखेंगे, तो n²/z r0 ये क्या हो जाएगा, = r हो जाएगा, तो n²/z r0 = r हो गया। और यहाँ पर ये क्या आया आपका, एंगस्ट्रॉम में आंसर आता है, तो ये आपका एंगस्ट्रॉम में आंसर है। और इससे आपको क्या प्रूव हो गया कि जो आपका रेडियस होता है वो आपके n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके z के। अब यहाँ पर जो आपका r0 होती है, इसकी क्या वैल्यू होती है, तो r0 की बेसिकली वैल्यू होती है, अगर हम स्पेशल केस H एटम का देखें तो इसमें क्या होता है, z जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, और यहाँ पर जब हम लोग हाइड्रोजन एटम के ही फर्स्ट ऑर्बिट में देखेंगे तो n भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में जब n = 1 आप पुट करेंगे और z की क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो 1/1² हो जाएगा, तो r = r0 यानी कितना हो गया, 0.53 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ये r0 की वैल्यू है, क्या है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, हमने हाइड्रोजन के स्पेशल केस से निकाला है। तो ये क्या होगा, आपका बोर का रेडियस है, ये 0.53 से कहा जाता है। तो आप r0 की जगह 0.53 n²/z लिख सकते हैं, ये एंगस्ट्रॉम में, और अगर आपको मीटर में लिखना है तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻10 से, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया, बोर का रेडियस निकल गया। अब बात करते हैं आपकी ये इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, वो कैसे निकालेंगे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए बोर का जो आपका सेकंड पोस्टुलेट है उसी से निकलेगा। कैसे निकलेगा, L = mvr = NH/2π, ठीक है, ये हमें पता था। अब यहाँ पर जो आपका NH/2π है ना, हम क्या करने वाले हैं, ये v को यहाँ रखेंगे क्योंकि हमें वेलोसिटी ही निकाल रही है, m और जो r है इसको इस तरफ भेज देंगे, तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका r है, r की वैल्यू अभी हमने यहाँ निकाली है, r0 n²/z निकाली है, तो r0 n²/z हमने r की वैल्यू निकाल रखी है, ये r की वैल्यू हम यहाँ पुट करने वाले हैं, तो ये पुट कर दिया हम। अब ये जो r0 होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका ε0 n²/e²πm के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू को यहाँ पर आपका पुट करने वाले हैं r² की जगह, तो r² की जगह ये वैल्यू आपने पुट कर दी। अब सब चीज़ यहाँ कट हो जाने वाली है, जो चीज़ कट रही है वो काट दीजिए, और आपका v जो है वो किसके बराबर होता है, e² / 2 ε0 h, और फिर यहाँ पर z/n हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है। यहाँ v की जो वैल्यू होती है वो कितनी निकल के आती है, ये जो आप बेसिकली देख रहे हैं, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, v0 की वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो v0 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2.2 × 10⁻6 होती है। तो ये जो है ना आप देख रहे हैं, ये क्या है, v0 zn होता है। v का क्या आया, कितनी वेलोसिटी होती है, v0 zn होती है। वैसे अभी रेडियस का क्या आया था, r0 n²/z आया था, तो ये याद रखिए। ये तो एक तरीका हो गया आपकी वेलोसिटी निकालने का, ठीक है। अगर आप ये वाला डेरिवेशन करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, ये सब सेम आप रखने वाले हैं, यही डायरेक्ट पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपका डायरेक्ट कट होगा। और ये जो वैल्यू आती है वो v0 होती है, और v0 की वैल्यू होती है 2.2 × 10⁻6, ये भी आगे भी बताती हूँ, और v = v0 z/n। तो ये दो आपको डेरिवेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, जो आपको सही लगे, याद हो जाए, वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो v0 की वैल्यू मैंने आपको बताई कितनी होती है, 2.2 × 10⁻6 होती है v0 की वैल्यू, और v की क्या होती है, v0 × में z/n। तो v0 की वैल्यू देखी जाए ना, तो ये क्या होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना उसके 137 टाइम्स स्लो होती है बेसिकली। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन
रिवॉल्व करता है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट के 137 टाइम्स स्लो रिवॉल्व करता है। ये 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड कैसे निकला? तो बेसिकली यहाँ पर हमने फिर से हाइड्रोजन का एटम लिया, उसमें हमने चीज़ें पुट करके देखी, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना था, आपके पास ये जो निकला है, तो हाइड्रोजन का जब आप एटम लेंगे तो Z क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और N क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1/1 आ जाएगा, तो ये V जो होगा वो आपके V0 के बराबर आ जाएगा। तो V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड होती है। अब यहाँ पर नोट की बात ये है कि आपके जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कितनी स्पीड होगी वो इंडिपेंडेंट होती है इलेक्ट्रॉन के मास के, यानी इलेक्ट्रॉन का कितना मास है उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो स्पीड होगा इलेक्ट्रॉन का, वो अगर इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा भी रहा तो भी स्पीड सेम रहेगी, कम भी रहा तो स्पीड सेम रहेगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है अपने मास से। अब स्पेशली नीट वगैरह में क्या होता है ना, कि नीट हो गया है, जेई वगैरह में आपके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी होता है। बोर्ड्स में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन सेफ साइड पे रहने के लिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पर कितना टाइम पीरियड लेता है आपका इलेक्ट्रॉन बेसिकली रिवॉल्व करने के लिए, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या होगा, 2πr होगा, क्योंकि एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2πr, और स्पीड क्या होगा, v से रिवॉल्व करेगा, और v का भी हमने वैल्यू निकाला है, दैट इज v0 z/n होता है, तो हम लोग v0 z/n रखेंगे, और जो r होता है, r का वैल्यू भी हमने निकाल रखा है, r0 n² रखेंगे, और ये n जो है वो ऊपर आ जाएगा बिकॉज ये नीचे है, तो n का क्यूब बन जाता है, और ये z मिलके z का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका टाइम का आ जाएगा। और यहाँ पर जो आपका टाइम आता है वो क्या होगा आपका n²/z², और ये जो 2πr0/v0 है वो क्या होता है आपका t0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड कितना लेता है। और फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो फ्रीक्वेंसी होता है आपका 1 में टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड को सेम उल्टा कर देना है, तो आप टाइम पीरियड को उल्टा कर देंगे तो ये आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, म्यू इज इक्वल टू μ0, और उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल, बिकॉज फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होती है, तो z²/n³ हो जाएगा, हो गया। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो वो होती है 2π होती है, तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वही सेम हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी नॉट, और फिर z²/n³ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये जो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए सेम फ्रीक्वेंसी नॉट z²/n³, तो z²/n³ हो जाएगा। तो ये आपको मैंने सेफ साइड पे रहने के लिए सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। अब बात करते हैं हम लोग एनर्जी इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है, यानी कि अगर ये इस ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन तो इसमें कितनी एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी आपकी टोटल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, k Q1 Q2/r होती है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ½ mv² होती है, ठीक है। अब यहाँ पर Q1 क्या है, Q2 क्या है, तो Q1 आपका ZE है, Q2 आपका -E है, और प्लस में ½ mv², तो mv² की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बेसिकली देखिए हम जानते हैं कि जो आपका FC होता है सेंट्रीपिटल वाला होता है आपका F, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है वो इक्वल होता है फोर्स, इसलिए इसका क्या होता है फॉर्मूला mv²/r होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का होता है k Q1 Q2/r² होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले का Q1 और Q2 क्या है, एक Q1 तो है आपका ZE, और Q2 क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या लिखेंगे /r² ऐसे करके लिखेंगे। तो और r को जब आप इस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर mv² = kZe²/r हो जाएगा। तो mv² की आपको वैल्यू यहाँ से मिली, ये mv² की जो आपको वैल्यू मिली, आप यहाँ पर ये जो mv² है वहाँ पुट करने वाले हैं, तो क्या आपको मिली है, kZe²/r मिली है, तो kZe²/r आपने पुट कर दिया है। अब यहाँ पर आपका E है और ये E है, तो दोनों E क्या हो जाएंगे, आपके स्क्वायर हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको माइनस लेना ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ आप एनर्जी की बात करें, एनर्जी में आप ऐसे ही माइनस नहीं उड़ा सकते, इसलिए माइनस यहाँ से हटा के आप इस टोटल पे आप माइनस लगा देने वाले हैं। तो इस टोटल पे आपने माइनस लगा दिया, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा टोटल एनर्जी आता है -½ kZe²/r होता है आपका, जो आपका टोटल एनर्जी निकल के आता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट में कितना होगा एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ये बेसिकली नेगेटिव साइन से आपको ये पता चल रहा है कि कुछ एनर्जी इसने ले रखी है, इसीलिए ये यहाँ पर बाइंड कर रखा है आपके न्यूक्लियस के साथ। ये आपके न्यूक्लियस के से सिस्टम कैसे बाइंड है, और ऑर्बिट जो है वो स्टेबिलिटी को ही दर्शाता है। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, मैंने न्यूक्लियाई चैप्टर यहाँ आई बटन पे लिंक भी दे दूंगी, वहां पर मैं पढ़ा भी रखा है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, यहाँ पर वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी सिस्टम को अनबाउंड करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन को अगर
निकालना है तो जो बाइंडिंग एनर्जी आपको देनी पड़ती है वो कितनी होती है, वही एनर्जी जिस एनर्जी से ये खुद को बाइंड कर रखा है, अगर आप वही एनर्जी उसको उतनी दे देंगे तो वो निकल जाएगा। तो ये क्या होता है, ये माइनस में होता है, तो अगर आप उतना ही प्लस में अगर आप दे देंगे एनर्जी तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा न्यूक्लियस छोड़ के। इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी आपका पॉजिटिव में होता है, सेम जितना इसका टोटल एनर्जी है उसी का उतने में पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो टोटल एनर्जी है ये हमने -12kZe²/r निकाला है। अब ये r की जगह हम क्या लिखेंगे, r0n²/z लिखेंगे, जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो ये आप यहाँ पुट करेंगे। जब आप यहाँ पुट करेंगे तो सॉल्व करके आपको क्या मिलने वाला है, टोटल जो आपकी एनर्जी आती है वो कितनी निकली, E0Z²/n² के बराबर निकली है। और E0 कितना होता है, E0 होता है -21.76 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जिसको क्या बोलते हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी जो आपका E0 होता है, इनिशियल जो आपका एनर्जी E0 होता है वो कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली हमने क्या किया ना, ये जो आपका टोटल एनर्जी निकला E0 जो है, E0Z²/n² रखा, इसको हाइड्रोजन एटम पे टेस्ट किया। तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z जो है उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, और फर्स्ट ऑर्बिट पे ही चेक किया है तो n 1 आ रहेगी। तो जो टोटल एनर्जी निकलेगी वो कितनी निकलेगी आपकी, वो निकलेगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखा गया फर्स्ट ऑर्बिट में। फिर जब सेकंड ऑर्बिट देखा गया तो n² की जगह क्या होगा, 2² किया गया। E0 क्या है, -13.6 है, और n² यानी पहले ऑर्बिट में तो हमने देख लिया, दूसरे ऑर्बिट में जब देखा तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे ऑर्बिट में देखा तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का है। यानी जैसे जैसे अगर आप देखेंगे शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि ये एक न्यूक्लियस था, इसका पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, यानी इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी थी, देखिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इसकी कितनी एनर्जी है, -3.4, यानी कि इससे कम हो गई इस वाले सेकंड वाले ऑर्बिट की एनर्जी। थर्ड वाले से और कम हो गई, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। यानी कि आप जैसे जैसे शेल्स बढ़ाते जा रहे हैं उसकी एनर्जी लेवल्स जो है वो कम होते जा रही है। अब यहाँ पर एक आती है रेडबर्ग का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, दूसरी एनर्जी है, इस एनर्जी से अगर इस एनर्जी में जंप करना है तो कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी को रेडिएट करना पड़ेगा, तभी आप लोअर ऑर्बिट्स में आ पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको लोअर ऑर्बिट में आना है तो आपको कुछ फ्रीक्वेंसी रिलीज करनी पड़ेगी खुद से। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, h न्यू जो है वो क्या है, hc/λ लिखा जाता है, क्योंकि न्यू को c/λ भी लिखा जाता है। तो h न्यू इक्वल टू hc/λ हो गया। और यहाँ पर आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, आपका 1 जो लैम्डा होता है वो इक्वल होता है Z²R, और यहाँ पर 1/n1 का स्क्वायर माइनस का 1/n2 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर n1 और n2 क्या है, आपके ऑर्बिट्स हैं। ये जो आपका फाइनल ऑर्बिट है, यानी आप इस ऑर्बिट में जंप करना चाहते हैं तो इस ऑर्बिट जो है वो क्या है, वो n1 है। तो मान लीजिए ये 1 है, तो ये क्या होगा आपका, यहाँ 1 पुट होगा, और ये क्या है आपका इनिशियल कितना था, ठीक है। और ये होता है R जो होता है वो रेडबर्ग का कांस्टेंट होता है, जो होता है 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर होता है। तो ये है आपका रेडबर्ग फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बेसिकली स्टडी किया गया क्या है, यहाँ पर आए एक लेमन साइंटिस्ट थे, एक बाल्मर साइंटिस्ट थे, पार्शन साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने सीरीज दिए। लेमन ने क्या बोला कि कितना भी ऑर्बिट हो, 7th ऑर्बिट हो, 6th ऑर्बिट हो, 5th ऑर्बिट हो, कोई भी ऑर्बिट हो, हमें इससे कहाँ पर गिरवाना है, फाइनल जो होगा वो आपका कितना होगा, फर्स्ट ऑर्बिट पे ले आइए। वही बाल्मर ने क्या बोला कि कहीं से भी लाइए, गिराना हमको सेकंड ऑर्बिट पे ले आइए। जो पास्टन सीरीज है उन्होंने क्या बोला कि कहीं से भी गिराइए, लाइए आप थर्ड ऑर्बिट पे ले आइए। और जो ब्रैकेट सीरीज था उन्होंने क्या बोला कि कहीं से भी गिराइए, आप फोर्थ ऑर्बिट पे ले आइए। तो यहाँ पर आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो लेमन के लिए जो एन फाइनल होता है वो कितना होगा, आपका 1 होने वाला है। वही बाल्मर के लिए एन फाइनल 2 होगा, और पास्टन के लिए एन फाइनल 3 होगा, और ब्रैकेट के लिए एन फाइनल 4 होने वाला है, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो आपका लेमन सीरीज था वो क्या होता है, वो यूवी रेज होती हैं, तो यानी दिखती नहीं है, विजिबल जो होती हैं वो सिर्फ बाल्मर सीरीज में दिखती हैं, और ये सब इंफ्रारेड रेज होती हैं। तो ये आपको कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस हाइड्रोजन एटम के लिए कुछ सीरीज देखी गई है। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसे देखा गया, तो अगर किसी एटॉमिक गैस या वेपर को एक्साइट किया जाए लो प्रेशर पे, कैसे, जब इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली उससे पास की जाती है ना, तो एटॉमिक गैस या वेपर को एक्साइट किया जाता है
लो प्रेशर करके। तो जो एमिटेड रेडिएशन होती है ना, उनमें कुछ स्पेक्ट्रम देखने को दिखती है विच कंटेन्स कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ उनमें होती है, ठीक है। ये आप वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में आप देखिए किस तरीके से यहाँ ये जो आपको बीच का पार्ट दिख रहा है, इस बीच के पार्ट में एटॉमिक गैस भरी हुई है, वेपर है या फिर, और लो प्रेशर पे है। अब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है तो ये क्या हो गई, एक्साइट हो गई है और रेडिएशन आपको स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ क्या हो रही है, वेवलेंथ्स एमिट हो रही है। आपको यहाँ ब्राइट लाइट डार्क बैकग्राउंड पे देखने को मिलती है। मटेरियल कैन देयरफॉर एक तरीके से फिंगरप्रिंट के रूप में देखा जाता है। कौन से मटेरियल का यहाँ यूज किया जाता है ये स्पेक्ट्रा देखने के लिए, स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किया जाता है। और ये जो आपको इस पिक्चर में भी देखने को मिल रहा होगा, डार्क लाइंस जो होती है ना, वो वेवलेंथ्स को बेसिकली दिखा रही हैं। इसी को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द मटेरियल ऑफ गैस कहा जाता है। ये डिफरेंट जैसे लाइमन सीरीज, बालमन सीरीज, पास्टन सीरीज वगैरह का स्पेक्ट्रा है। तो ये एक बार एनसीईआरटी मैंने पढ़ा दी है। अब बात करते हैं आपकी एनर्जी लेवल क्या होती है। तो एनर्जी लेवल मैंने आपको बताया, ये ग्राउंड स्टेट को किसको बोलते हैं, जो आपका पहला n = 1 होता है, वो आपका ग्राउंड स्टेट होता है। उसका कितना एनर्जी होता है, -13.6 एनर्जी लेवल होता है। और फिर जैसे जैसे बढ़ता है वो उस हिसाब से फिर बढ़ता है। नाउ यहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी एक बार पढ़ाती हूँ कि जो एनर्जी होती है एटम की, वो सबसे लीस्ट और सबसे लार्जेस्ट बेसिकली नेगेटिव वैल्यू देखी जाए तो वो कहाँ होती है, वो होती है जब आप न्यूक्लियस के वो सबसे पास होता है, तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ एनर्जी देखने को मिलेगी -13.6। और वही सबसे दूर ऑलमोस्ट 0 हो जाती है, अनबॉन्ड हो जाती है। यानी दूर वाले तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही मतलब बाउंड ही नहीं होते न्यूक्लियस से। आप देख सकते हैं सबसे पास वाला ही सबसे ज्यादा का होता है, विच इज एट n = 1 ग्राउंड स्टेट पे। अगर आप n = 2, 3 जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे यहाँ पर आपको एनर्जी घटते देखते, आपको एनर्जी लेवल्स घटते देखते आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पर जो सबसे लोएस्ट स्टेट ऑफ एटम होता है उसको ग्राउंड स्टेट कहा जाता है, दैट इज ऑफ द लोएस्ट एनर्जी। और इसी ग्राउंड स्टेट को, ये n = 1, इसी पे सबसे लोएस्ट एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, दैट इज -13.6 का एनर्जी देखने को मिलने वाली है। इसीलिए देयरफॉर जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है अगर किसी इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से, जैसे अगर हाइड्रोजन एटम के, मान लीजिए ये है आपका हाइड्रोजन एटम का कोई इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में है, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को अगर ग्राउंड स्टेट से निकालवाना है तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये -13.6 से बंधा हुआ है, आप इसको अगर +13.6 दे देंगे एनर्जी तो ये इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी निकल जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखा है कि अगर आपको मिनिमम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को, अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से निकलवाना है तो आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट आता है, एक होता है एक्साइटेशन एनर्जी, एक होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी जिससे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चले जाए। यानी यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन था, आपने कुछ एनर्जी दी तो ये कूद के इस वाले ऑर्बिट में चला गया। लेकिन वही यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि वो एनर्जी जो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, आपने 13.6 की एनर्जी दी, ये -13.6 से बंधा हुआ था, इससे आपने +13.6 की एनर्जी देके इसको निकाल ही दिया, उस एटम से बाहर ही निकाल दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन एनर्जी में आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ जो आपके हाइड्रोजन एटम होते हैं वो ग्राउंड स्टेट पे होते हैं, n = 1 पे ही होते हैं। अब हाइड्रोजन एटम को जब एनर्जी मिलती है तो यहाँ पर सच एज इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स वगैरह से मिलती है, ये खुद को सफिशिएंट एनर्जी देके अपने हायर स्टेट्स में ये राइज करते हैं और इसी को एक्साइटेशन स्टेट बोलते हैं। जहाँ पर क्या होता है, अगर एनर्जी मिलती है तो ये अगर यहाँ से इस ऑर्बिट से इसमें कूदा तो इसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे। वही आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बोलेंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन को आपने इतनी ही एनर्जी पॉजिटिव में दे दी तो ये छोड़ के ही, एटम ही छोड़ के भाग गया, तो उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। यही यहाँ पर गिवन है। ठीक है, और ये जो आपकी क्या होती है, ये एक्साइटेशन एनर्जी वो किसके बराबर होती है, वो होती है E2 - का E1, जिसको क्या बोलते हैं, डेल्टा E = h न्यू, और न्यू को क्या लिख सकते हैं, hc/λ बेसिकली लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, E2 यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को इस वाले ऑर्बिट से उसमें भागना है, तो ये E2 होगा और ये E1 होगा, तो दोनों को जो माइनस करेंगे वो कुछ डेल्टा E आएगा, वही यहाँ पर भी गिवन है। ठीक है, तो आपको यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आपको कितनी एक्साइटेशन देनी पड़ेगी, तो कितना होगा, E2 - का E1। अगर आपको इस वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को उठा के इस वाले ऑर्बिट में ले जाना है तो E2 - का E1 करना पड़ेगा। E2 क्या है, E2 यानी आपके फाइनल, यानी कि -3.40 माइनस का ये इतना, यानी कि -13.6 होगा। यही यहाँ पर भी लिखा है, ये वाला सेम लिख रखा है, यानी कितना के बराबर हो जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर हो जाएगा। वही अगर आपको थर्ड में भेजना रहेगा तो
थर्ड के लिए, ये थर्ड वाले का आप माइनस करने वाले, यानी कि -1.51 माइनस करेंगे आप -13.6 से, यानी कि आपको इधर से लेके आप थर्ड वाले तक ले जाएंगे। तो ये क्या हो गया, एक्साइटेशन एनर्जी का कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन को आपने कुछ वही एनर्जी देके, एक्साइटेशन एनर्जी देके मान लीजिए इस ऑर्बिट में भेज दी, तो अगर ये एनर्जी को रेडिएट कर दे तो ये वापस से फॉल बैक अपने ग्राउंड स्टेट पे कर सकता है। यही यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रॉन वापस से फॉल बैक कर सकता है लोअर एनर्जी वाले पे। अगर ये एमिट करता है, एमिटिंग अ फोटोन, वो वापस से लोअर एनर्जी पे आ सकता है। इस दस एन एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेस, दैट इज एज एन इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप ऑर्बिट्स पर आएंगे वैसे वैसे आपको एक्साइटेशन एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। द वैल्यू ऑफ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्साइटेशन एटम डिक्रीजेस। वही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे आप ऑर्बिट्स आगे बढ़ेंगे, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं कम एनर्जी देके। अगर आपको इसको एटम छोड़वाना है तो आप निकाल सकते हैं आराम से। लेकिन वही अगर किसी एटम को अगर आपको एक्साइट करा के ऊपर ले जाना है तो क्या होगा, इसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आप ज्यादा ऊपर वाले लेवल्स पे देखेंगे तो वही यहाँ लिखा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी आपको जितनी दूर न्यूक्लियस से जितनी दूर आपका ऑर्बिट होगा उतनी कम आपको आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आयोनाइजेशन में आप इलेक्ट्रॉन को एटम से ही ले जा रहे हैं दूर कहीं। लेकिन एक्साइटेशन एनर्जी अगर आपको न्यूक्लियस से दूर ले जाना है तो आपको वैसे वैसे नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते जाती है एक्साइटेशन एनर्जी। वही यहाँ लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ अगर आप n इज इक्वल टू इनफाइनाइट कर दें, यानी कि आपने बहुत इनफाइनाइट, ये आप देख सकते हैं इनफाइनाइट ऑर्बिट्स पे अगर आप देखेंगे तो इनफाइनाइट ऑर्बिट पे ऑलरेडी आप देखिएगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी ऑर्बिट पे आपके 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे अब यहाँ पर इतना दूर हो जाता है ना न्यूक्लियस से कि न्यूक्लियस को फर्क ही नहीं पड़ता है कि मेरे ये पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को कोई निकाल के ले जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो ये मैंने आपको एनर्जी लेवल्स का भी एनसीईआरटी पढ़ा दी है। ग्राउंड स्टेट किसको कहते हैं, n इक्वल टू 1 को कहते हैं। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट n इक्वल टू 2, सेकंड को n इक्वल टू 3 एक्साइटेड होता है, और nth एक्साइटेशन स्टेट होता है वो उसको उस तरीके से आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर आते हैं डी ब्रॉगली, जिन्होंने हाइपोथेसिस से ये जो बोर का ये सेकंड पोस्टुलेट है ना L इज इक्वल टू MVR वाला, इसको आपके ब्रॉगली ये अपने एक्सपेरिमेंट से बताते हैं। यहाँ पर क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिट्स एंड एनर्जी स्टेट्स वो क्यों होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है। ये कौन बताते हैं, डी ब्रॉगली बताते हैं। और यहाँ पर ओनली रेजोनेंट स्टैंडिंग वेव कैन परसिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट कौन बताते हैं, डी ब्रॉगली। किसके, बोर का ये जो सेकंड पोस्टुलेट है ना L इज इक्वल टू MVR, इसको अपने फॉर्मूला से कैसे करते हैं वो बताती हूँ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव नेचर शो करता है, यानी कि ये जो आपका न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना वो कुछ ऐसे 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 करके घूम रहा है। ये वेव नेचर बताया इन्होंने क्या बोला, ये कुछ कैलकुलेशंस देते हैं, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। ये आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से वेव नेचर इन्होंने बताया, कुछ ऐसे 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 करके न्यूक्लियस के अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। तो ये इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है, जहां इन्होंने बताया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कुछ nth सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, कुछ रेडियस है, तो जो टोटल डिस्टेंस होता है ऑर्बिट का वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई r, n इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कुछ nth ऑर्बिट में, तो 2 पाई r ही मैं बोलती हूँ। 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा होगा। n क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड, थर्ड, उस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज होता है, डी ब्रॉगली का वेवलेंथ यूज होता है, जहां पर जो आपका लैम्डा होता है वो h/p के बराबर होता है। तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसको कहा जाता है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो लैम्डा इज इक्वल टू h/p है, तो आप यहाँ लैम्डा की जगह h/p लिखेंगे। और p क्या होता है, आपका मोमेंटम होता है, वो mv के बराबर होता है, तो आप h/जो p लिखने वाले h/v लिखेंगे। तो यही हो गया nh/mv हो जाएगा। ये हो गया 2 पाई r के बराबर होता है। और यहाँ पर जो आपका mvr हम लेते हैं, यहाँ पर mv जो है ना इसको इस तरफ ले जाएंगे तो आपका जो mvr बनेगा, और यहाँ पर 2h होगा, और 2 पाई को इस तरफ ले आएंगे तो 2h/2 पाई हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला इन्होंने निकाल के दिया। यहाँ पर 2h/2 पाई जो है वो क्या है, L के बराबर इन्होंने बताया। और L क्या होता है, MVR, ये क्या है आपका बोर का सेकंड पोस्टुलेट है। इसी से यहाँ पर डी ब्रॉगली ने ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट भी प्रूव करके इन्होंने बताया है। यही है वो डी ब्रॉगली, किस तरीके से डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया बोर के सेकंड पोस्टुलेट को, किस तरीके से क्वांटाइजेशन वगैरह होती है। यहाँ पर जो आपके बोर है इन्होंने इतना सारा मॉडल्स वगैरह दे दिए, मगर यहाँ कुछ इनके भी लिमिटेशंस थे। क्या क्या ड्रॉबैक्स थे वो जानते हैं। सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूलेज वगैरह पढ़े
हैं, सब में ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, बोर का जो मॉडल है ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ये हीलियम वगैरह को नहीं एक्सप्लेन कर सकता है और आगे भी इनको इसीलिए सक्सेस नहीं मिली है। ये किसी तरीके का इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये सब नहीं बताता है, इसीलिए यहाँ पर आपका ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स तक ही सीमित है आपका ये बोर ने जो पॉस्टुलेट्स दिए। सेकंड रीजन क्या ड्रॉबैक है कि बोर जो है ना वो बेसिकली करेक्टली प्रेडिक्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो कि बेसिकली हाइड्रोजन एटम इमिट करते हैं, लेकिन ये अनेबल टू एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को तो एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन जो रिलेटिव इंटेंसिटी होती है ना फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रम में, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। थर्ड ये है कि ऑर्बिट्स को इन्होंने बेसिकली सर्कुलर लिया है, जबकि देखा जाए तो ऑर्बिट्स क्या होती है ना इलिप्टिकल शेप में होती है, ये भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एंड फोर्थ ये है कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और वेव नेचर तो बाद में कौन आके एक्सप्लेन किए, डी ब्रॉय जो थे, डी ब्रॉय, उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया। तो ये है आपके कुछ ड्रॉबैक्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, बस आपका चैप्टर खत्म हो गया है। आप ऐसे भी आपको भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ओसवाल बुक्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ये तो मैंने बस ऐसे ही एक क्वेश्चन डाल दिया है ताकि थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए। देखिए, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है, वो बोल रहे हैं -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमें इनकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। गिवन है कितनी टोटल एनर्जी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसी का +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो U कितना होता है, U होता है आपका 2E, यानी कि बेसिकली क्या होगा आपका, ये जो एनर्जी है उसी का 2 टाइम्स कर देंगे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। तो ये है, ये उतना हाई लेवल सवाल कोई नहीं है कि भाई ये सवाल कर लिए बस अब हो जाएगा। प्लीज़ जाके प्रैक्टिस कर लीजिए, ऑलरेडी आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, मैंने NCERT हाईलाइट्स के साथ ये चैप्टर आपको पढ़ाया है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद। अभी दीदी पढ़ाई में लगे अब सब इजी। अभी दीदी तैयारी हो ऐसी कि हो सक्सेस स्पीडी।